हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। यू आर वाचिंग रीमेक एडुपाथ यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग अतीत से वर्तमान कक्षा 8 के पाठ 3 ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गांव पाठ के पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे। इस पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर को जानेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे, पाठगत प्रश्नों को जानेंगे और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 से निश्चित किया गया। यह 1789 में इसको शुरू किया गया, लेकिन 1793 में इसको फाइनलाइज करके ओके कर दिया गया और वहां से लागू कर दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी के लेखक कौन थे? रिकार्डो थे। महाल बड़े गांव या गांवों के समूह को कहा जाता था। दक्कन विद्रोह 1875 में पूना और अहमदाबाद जिलों में हुआ था। नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पाद होता है जिसे खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जा सकता है। ये नकदी फसल कहलाते हैं। नील दर्पण एक बंगाली नाटक था जिसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। बिहार में नील की खेती जीरात और आसामी बार दो तरीकों से होता था। 3 कठिया प्रणाली से चंपारण में नील की खेती अंग्रेजों द्वारा कराया जाता था। 3 कठिया मतलब 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना, यह 3 कठिया प्रणाली थी। आइए अब अभ्यास के प्रश्नों को देखने से पहले पाठगत प्रश्नों को देख लेते हैं। ये पाठगत प्रश्न उसे कहते हैं जो पाठ के अंदर जो गतिविधि और कार्यकलाप करने के लिए कहा जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। कल्पना करें, लगान वसूली का अधिकार मिलने से गांव में क्या परिवर्तन आया होगा? आपकी नजर में अब भूमि का मालिक कौन हो गया? अंग्रेजों को लगान वसूली का अधिकार मिलने से गांवों में असंतोष उत्पन्न हो गया होगा। किसानों की दशा खराब होती चली गई होगी। अब भूमि का मालिक अब राजा से जमींदार हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गतिविधि है यह। रिकार्डो के मत के अनुसार बड़े और संपन्न किसानों की आय पर वर्तमान समय में कर लगाना क्या उचित होगा? हाँ, ऐसा करना उचित होगा। बड़े और संपन्न किसानों की आय पर कर लगाना उचित ही होगा। आज भी हम लोग कर देखते हैं मालगुजारी के रूप में, लेकिन वो कम होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बड़े और संपन्न जमींदार के लिए तो हाँ, कर लगाया जा सकता है। एक और गतिविधि है उसमें, यह क्या कर रहा है? महालवारी व्यवस्था में पूरे गांव से एक परिवार द्वारा लगान वसूलने में किस प्रकार की कठिनाई आती होगी? विचार कर अपना मत दे। एक परिवार द्वारा पूरे गांव से लगान वसूल करने में बहुत समस्या आती होगी। प्रत्येक किसान की उपज का हिसाब किताब रखना, उनकी बचत का अनुमान लगाना किसी एक परिवार के लिए संभव नहीं हो सकता है। उन पर यह बोझ जैसा हो जाता होगा, अतः वे किसी प्रकार इस काम को निपटा देते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नकदी फसल किसे कहा जाता है? नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पाद होता है जिसे खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता था, जैसे गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम इत्यादि। आइए आगे देखते हैं। आइए अभ्यास प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। सही विकल्प को चुनें। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो हम सबको पता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में क्या था? अस्थायी बंदोबस्त अपनाई गई थी। और पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवारी। ठीक है। और इधर पंजाब और मध्य भारत की तरफ किसको आया था? महालवारी था। अब देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था? भूमि का मालिक राजा होता था। और जब अंग्रेज आ गए तो भूमि का मालिक कौन हो गया? जमींदार हो गया। रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे बनाया गया? किसान को बनाया गया। उसके बाद अगला क्या है? अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सीधी सी बात है, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अपनी आय बढ़ाना। वो अपनी आय ही बढ़ाना चाहते। अब देखते हैं जोड़ी बनाना यानी मिलान कराना। आइए देखते हैं इसको। महालवारी पंजाब, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, नकदी फसल बिहार और अस्थायी भूमि व्यवस्था 1793। आइए आगे देखते हैं।
अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था और लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं? यानी अंग्रेजी शासन के पहले की व्यवस्था पूछ रहा है। तो अंग्रेजी शासन के पहले राज्य की पूरी जमीन का मालिक उस राज्य का राजा होता था। उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग भी गांवों में रहता था, जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफी जमीन होती थी। वे ही गांव से लगान मतलब कृषि उपज पर राजा द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर की वसूली करते थे। इसके एवज में फिर राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में उन्हें जमीनें मिलती थी। किसको? जो लगान वसूल करते थे। राजा या उसके अधिकारी गांव में ज़्यादा दखल नहीं देते थे, बस जमींदारों के माध्यम से निर्धारित लगान वसूल करते थे। हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को बताएं कि अस्थायी बंदोबस्त क्या है। 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया। करार मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके तहत जमींदारों के द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। आगे चलकर 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। इस व्यवस्था को अस्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजी सरकार को लगान के रूप में 45% हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदार और उसके कारिंदे अपने लिए 15% हिस्सा वसूलते थे और शेष 40% किसानों के पास रहता था। मान लिया जाए 100 किलो अगर उपज होती थी तो 60 किलो लगान और अन्य चीज़ों में चला जाता था। यानी मान लीजिए किसान लगान में दे देते थे, जिसमें से 45 किसके पास जाता था? अंग्रेज के पास, और 15 जो जमींदार होता था उनके होता था। मैंने किसान को कितना देना पड़ता था? 60, और किसान के पास तो कितना बच गया? 40। यानी 100 किलो अनाज उपजाया तो उसके पास बचा कितना? 40 किलो। देखिए कितनी ज्यादती थी। अब देखिए आगे है, जमींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने से पहले सरकारी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई है या पैदावार कम हुई है। जमींदारों को हर हाल में तय राशि नियत तिथि को जमा कराना ही था। अगला देखते हैं, अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन को आप किस रूप में देखते हैं? अपने शब्दों में बताइए। आइए देखते हैं। आपने देखा ना, बहुत बार वो बदला था। पहले अस्थायी बंदोबस्त किया, फिर रैयत बारी लेके आया, फिर महाल बारी लेके आया, बार बार बदला। तो आइए उसी को देखना है। अंग्रेजी सरकार ने गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा धन अपने साम्राज्य विस्तार के लिए होने वाले खर्चों के लिए प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उसने पहले अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की। इसके तहत जमींदारों द्वारा लगान के रूप में जमा की जाने वाली राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई। फिर उन्हें लगा यह उचित नहीं था, क्योंकि साल दर साल उनके खर्चे तो बढ़ते ही जाएंगे और लगान के रूप में आने वाला आय वहीं रहेगी। तो क्या किया उन्होंने? अगली व्यवस्था कर दी। अब रैयत वारी व्यवस्था के तहत कंपनी सरकार ने सीधा किसानों से संपर्क किया। किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया। उनसे सीधे 50% लगान जमा करने को कहा गया। पर इस व्यवस्था को अस्थायी नहीं बनाया गया। प्रत्येक 30 वर्ष के बाद राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया। उन्होंने फिर महालवारी व्यवस्था लागू की, जिसके तहत जमींदारों के बदले गांव के बड़े किसान या परिवार को गांव का लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। इसके तहत अंग्रेजों को 50% लगान मिलता था और इसे मात्र 30 वर्षों के लिए लागू किया गया। भूमि राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार ने बार बार परिवर्तन का मूल उद्देश्य भूमि राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार ने बार बार परिवर्तन का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। ठीक है, अंग्रेज सरकार की, यहाँ की कर दीजिएगा, कि बार बार परिवर्तन का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। आइए आगे देखते हैं। आगे है, अंग्रेजों की भू राज व्यवस्था आज की राष्ट्र व्यवस्था से कैसे अलग थी? आज जहां सरकार किसानों से काफी कम राशि भू राजस्व के रूप में लेती है और कई सरकारी कर्मचारी अधिकारी इस काम में लगे होते हैं, वहीं अंग्रेजी सरकार भूमि राज व्यवस्था के रूप में तब किसानों से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा हड़प लेती थी। भूमि राजस्व की वसूली का काम जमींदार
और उसके कारिंदे करते थे। कहीं यह काम कोई बड़ा किसान या परिवार करता था तो कहीं कंपनी के लोग स्वयं यह काम करते थे। पहले राजस्व वसूली में एक प्रकार से किसान का शोषण होता था। इसको आप हटा देंगे। एक प्रकार से किसानों का शोषण होता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। आइए आगे देखते हैं। नई राजस्व नीति भारतीय समाज पर क्या असर हुआ? नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ? नई राजस्व नीति के कारण आधे पुराने जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्होंने तय समय पर लगान जमा नहीं किया था। दरअसल उनके लिए किसानों से लगान के लिए ज़्यादा जोर जबरदस्ती करना संभव नहीं था। किसानों के साथ उनके पुराने संबंध थे। नई राजस्व व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान या जमींदार को बना दिया गया। इसे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। क्या हो गया? एक नई राजस्व व्यवस्था हुई। इसमें जमीन का मालिक किसान होता था, लेकिन अब या जमींदार होता था, लेकिन जिस समय पर लगान जमा नहीं होता था क्योंकि फसल नहीं हो पाता था, तो उसका धन कहाँ से आए? तो क्या हो गया? लोग बेचना शुरू कर दिए, बंधक रखना शुरू कर दिया, उसका चलन शुरू हो गया। अब क्या हुआ? इससे गांव में महाजन के रूप में एक प्रभावी समूह आ गया। ये महाजन जमीन के एवज में धन दिया करते थे। किसान और जमींदार दोनों इससे कर्ज लेते थे। एक नई राजस्व नीतियों का भारतीय समाज पर बुरा असर पड़ा। शोषण बढ़ा, भारतीय किसानों की दरिद्रता बढ़ी और भारतीय समाज में असंतोष बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप जगह जगह पर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आइए आगे देखते हैं। नील की खेती की प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से नील की खेती उनके लिए फायदेमंद नहीं थी। इससे भूमि की उर्वरता में कमी आती थी। 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। मजबूरन उन्हें अपनी जमीन के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती करनी पड़ती थी। किसान तो हमेशा खाद्य फसल ही उपजाना चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें उस साल के लिए खाने का अनाज मिलता था और बुरे दिनों के लिए कुछ अनाज वो बचाकर भी रख लेते थे। नील की खेती धान के मौसम में ही की जाती थी, जिससे धान के फसल में देर हो जाती थी। साथ ही जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल कटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। इसका असर होता था कि किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती थी। जब सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास पहले का रखा अनाज नहीं होता था। ऐसे में या तो महाजनों से कर्ज लेते थे या भूखे रहते थे। आइए अगला देखते हैं। आइए करके देखने वाला पोर्शन देखते हैं। उसमें प्रश्न नंबर 1 क्या है? अंग्रेजी राज के समय उत्पादित फसलों में से कौन कौन आज भी उत्पादित होता है? वर्ग में सहपाठियों से चर्चा कीजिए। तो पहले पर्सन होता था कपास, चाय, आलू, धान, गेहूं, दाल आदि होता था, वो आज भी होता है। खेती करने के तौर तरीके में पहले की अपेक्षा आज किस तरह का बदलाव आया है? बुजुर्गों से पता कीजिए। पहले खेती हल बैल की सहायता से होती है, जबकि आज खेती किसी से होती है? ट्रैक्टर से भी खेती होती है और अधिक फसल उत्पादन के लिए विभिन्न रासायनिक खादों की मदद ली जाती है। इस तरह पार्ट 3 के सारे प्रश्नों का हल हम लोगों ने देखा। आप इसे वीडियो को पॉज कर करके सबको उतार लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी ही अगले पार्ट का वीडियो लेके आपके लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।